आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन की कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इस पे प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है और किसी न किसी उपन्यास पे आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम सेवा सदन को पढ़ेंगे और आगे के आने वाली वीडियो में अन्य उपन्यास को पढ़ेंगे जिस पर प्रश्न आने की संभावना अत्यधिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथ ही अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैंने जो पहले वीडियो बनाई है, अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1918 में हुआ था। इसे प्रेमचंद पहले उर्दू में बाज़ार हुस्न नाम से लिख चुके थे। स्त्री जीवन के दुखों और संघर्ष का उन्होंने सेवा सदन में चित्रण किया था और यह इस उपन्यास की विशेषता है। इसे प्रेमचंद का पहला यथार्थवादी उपन्यास भी माना जाता है। प्रेमचंद यहाँ भारतीय समाज में जो स्त्री की स्थिति थी उसे चित्रण करने का प्रयास करते हैं। वे परिवार, समाज, बाजार और राजनीति में जो स्त्रियों की छवि प्रचलित थी उसका यथावत चित्रण करने का प्रयास करते हैं। इस उपन्यास में सुमन, भोली और सुभद्रा जैसे प्रमुख तथा गंगाजली, शांता और जानवी जैसे गौण यानी कि छोटे पात्रों से स्त्रियों के विविध रूपों को पाठकों के सामने दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसके आरंभ में, उपन्यास के आरंभ में दरोगा कृष्णचंद का वर्णन से यह उपन्यास आरंभ होता है, जो अपने विभाग के सम्मानित और ईमानदार अधिकारी थे। वे दूसरे पुलिस अधिकारियों की तरह घूस नहीं लेते थे और जो सरकार से वेतन मिलती थी उससे ही अपना जीवन यापन करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां, उन बेटियों का नाम था सुमन और शांता। जब सुमन विवाह योग्य हुई तब कृष्णचंद्र के सामने समस्या आई कि वह विवाह के लिए दहेज का प्रबंध करे। वे इसी उपाओह में कि यह प्रबंध कैसे हो, इधर उधर उनके क्षेत्र में एक बड़ा महंत और जागीरदार रामदास है जो ऊंची पहुंच वाला है। उसका कारोबार श्री बांके बिहारी लाल के नाम से चलता है। वह लोगों को सूद पर धन देता है और कर भी वसूलता है। जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए वह दहेज के लिए धन की व्यवस्था करते हैं तो उसी जगह पे एक जागीरदार हैं रामदास, जिनका बड़ा कारोबार है, और वे लोगों को सूद पर धन देते हैं और कर भी लेते हैं, यानी उसके ऊपर ब्याज भी लेते हैं। उसके यहाँ अखाड़े में लठेत और मुस्टंडे साधु हमेशा होते हैं जो उसकी सत्ता को चलाने में मदद करते हैं। इलाके के किसी भी नागरिक में यह साहस नहीं था कि वह महंत की किसी बात को न माने। यहाँ तक कि महंत से बैर लेकर उस इलाके में रहना ही संभव नहीं था। एक दिन की घटना हो गई कि महंत के करिंदे यानी उनके लोग ने इलाके में एक बूढ़े आसामी चेतू को कर न देने के कारण हाथ पैर बांध कर खूब पीटा। रात भर में चेतू ने दम तोड़ दिया। प्रेमचंद ने उपन्यास में वर्णन किया कि दरोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी। तहकीकात करने चले, लेकिन महंत जी की उस इलाके में ऐसी धाक जमी थी कि दरोगा जी को कोई गवाही न मिल सकी। लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृतांत कह जाते थे पर कोई अपना बयान नहीं देता था। यानी कि उस महंत से लोगों में डर इतना था कि चेतू नाम के किसान की मौत होने पर भी उस महंत के खिलाफ कोई भी दरोगा जी को गवाही देने के लिए सामने नहीं आ रहा था। आखिर दरोगा कृष्ण ने कुछ गवाह तैयार कर लिए और इस स्थिति पर महंत थोड़ा भयभीत हुआ। अंत में उसने अपने मुख्तार के माध्यम से रिश्वत देकर मामला समाप्त करना चाहा। कृष्णचंद के लिए भी यही अवसर था। 3000 में मामला तय हुआ, लेकिन मुख्तार ने अपने हक के 5 रुपये सैकड़ा रकम की मांग की, जिसे दरोगा ने ठुकरा दिया। वे न जानते थे कि रिश्वत की कमाई अकेले हजम नहीं होती। मुख्तार ने उनके महकमे में रिश्वत की इस बात को पहुंचा दिया, जिस पर बड़े पुलिस अधिकारियों ने गुप्त हकीकत
तहकीकात कर मामला सही पाने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ठीक सुमन की शादी के तिलक जाने की साइत में पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने दरोगा कृष्णचंद को गिरफ्तार कर लिया। 2-3 महीने मुकदमे के बाद अंत में कृष्णचंद्र को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों चेलों को काले पानी का दंड मिला। उधर कृष्णचंद्र की पत्नी गंगाजली और उसकी दोनों पुत्रियों को गंगाजली का भाई उमानाथ अपने साथ अपने घर ले गया। सुमन का विवाह जहां होने वाला था वह संबंध टूट गया, क्योंकि दरोगा कृष्णचंद घूसखोरी के इल्जाम में जेल चले गए और अब दौड़ धूप कर उमानाथ ने एक विधुर गजाधर से सुमन का विवाह कर दिया। सुमन का पति गजाधर बनारस में 15 रुपये मासिक की क्लर्क की नौकरी करता था और वह एक साधारण से घर में रहता था। सुमन को यहाँ आकर बहुत धक्का लगा। उसका लालन पालन जिस सुख में हुआ था वहाँ उसे अच्छा खाने और पहनने की आदत थी। यहाँ इन परिस्थितियों में गृहस्थी का निर्वाह मुश्किल होने लगा। सुमन नव यौवन थी और जिस साधारण मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले में उससे अधिक सुंदर स्त्रियां कोई न थी। ऐसे में उसका अपने यौवन पर गर्व अभिमान होना किसी आश्चर्य की बात न थी। एक तरफ यौवन का गौरव और दूसरी तरफ आर्थिक तंगी से रोज की मुश्किलें। ऐसी गृहस्थी का निर्वाह असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इधर सुमन के घर के सामने एक रूपजीवी वेश्या भूली रहती थी, जिसके यहाँ नगर के बड़े लोग आते रहते थे और उसके ठाठ बाट से सुमन को लगता था कि वैसा होने पर भी इस औरत का सम्मान और ऐश्वर्य कहीं अधिक है। एक दिन अपने पड़ोस की स्त्रियों के साथ गंगा से लौटते हुए सुमन का मन हुआ थोड़ी देर बेनी बाग में टहला जाए। वहाँ उद्यान की सुंदर छटा के साथ पशु पक्षी भी थे। सुमन इस बगीचे में टहलने लगी और एक बेंच देखकर उसका मन हुआ कि कुछ देर वहाँ बैठ जाए। उसके बैठते ही बगीचे के चौकीदार ने आकर उसे उठा दिया और कुछ देर बाद जब वहाँ भोली एक अन्य वेश्या के साथ आई तो उसे बैठने दिया। सुमन यह सब देखकर अत्यंत कुपित हुई और चौकीदार से लड़ने लगी। तभी वहाँ से गुजर रही एक कार से एक सज्जन और उनकी पत्नी ने सुमन की सहायता के निश्चय से हस्तक्षेप किया और चौकीदार को डांटा। वे लोग सुमन के मोहल्ले में ही रहते थे। सुमन को अपनी कार में बिठाकर सज्जन की पत्नी ने उसके घर तक छोड़ दिया। सुमन का इन घटनाओं का असर पड़ा। एक तो वेश्या को बेंच पर बैठने देने का आशय उसे यह समझा कि समाज में साधारण स्त्रियों की अपेक्षा वेश्याओं का सम्मान कहीं अधिक है। दूसरी तरफ कार वाले सज्जन पदम सिंह की पत्नी सुभद्रा से उसकी मित्रता हो गई। फिर यह घटना हुई कि नगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में वकील पदम सिंह जीत गए और उन्होंने इस खुशी में अपने घर भोली को मुजरे के लिए बुलाया। सुमन भी आमंत्रित थी। उस रात देर तक गाने की महफिल चलती रही। इधर गजाधर अपने घर में सुमन को न पाकर परेशान हुआ और फिर उसे पड़ोस की दर्जन से मालूम हुआ कि वह वकील के घर महफिल में गई है तो अत्यंत क्रोधित हुआ। देर रात जब सुमन लौटी तो बड़ी मुश्किल से गजाधर ने किवाड़ खोले। दोनों में विवाद हुआ और गजाधर ने सुमन को घर से निकल जाने को कह दिया। सुमन ने अपनी सहेली सुभद्रा के घर में आश्रय लिया और इस गजाधर ने शहर भर में और विशेषकर वकील पदम सिंह के मित्र विट्ठल दास के कान भरे कि वकील ने उसकी पत्नी को अपने घर में डाल दिया है। सुमन को वहां से भी निकलना पड़ा। अब उसे वैश्या भोली के सिवाय आश्रय देने वाला कोई न था। पहले उसने भोली के घर आश्रय लिया और फिर वह दाल मंडी में एक चौबारे पर जा बैठी। इधर पदम सिंह और विट्ठल नाथ को पता चला कि सुमन दाल मंडी चली गई है तो उनके कुछ प्रयत्नों के बाद उसे वहां से निकालकर विधवा आश्रम भेज दिया गया। सुमन की माता की मृत्यु हो चुकी थी। अब उसकी छोटी बहन शांता का विवाह होना था। पदम सिंह के छोटे भाई मदन सिंह के इकलौते बेटे सदन सिंह से उसका विवाह तय हुआ। जब बारात विवाह के लिए पहुंची तभी मदन सिंह को पता चला कि शांता सुमन की छोटी बहन है। उसे एक वेश्या की बहन से अपने पुत्र का विवाह स्वीकार न था और वह बारात लौट गया। उपन्यास के अंतिम भाग में घटनाएं तेजी से होती हैं और उपन्यास अपनी परिणति को पहुंचता है। सदन सिंह बारात
लौटाकर अपने पिता के निर्णय से खिन्न होकर घर छोड़ निकल जाता है और वह नाव चलाने का काम करने लगता है। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिलती है और वह मल्लाहों का नेता बन जाता है। इधर सुमन और शांता के पिता दरोगा कृष्णचंद्र 4 साल का कारावास पूरा कर बाहर आते हैं, लेकिन अपनी दोनों पुत्रियों के असफल जीवन पर दुखी होकर घर छोड़ देते हैं। उधर सुमन का पति अपने वैवाहिक जीवन की असफलता पर पश्चाताप करता है और वह साधु बन जाता है। सुमन के पति गजाधर ने अपना नाम अब गजानंद रख लिया था। सन्यासी बनकर वह दुखी असहाय स्त्रियों की सेवा करने लगता है। घर छोड़कर निकल गए कृष्णचंद्र की भेंट गजानंद से होती है। कृष्णचंद्र गजानंद के साथ रात काटने का निश्चय करते हैं, किंतु रात में चुपके से उठकर पास बह रही गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। शांता अपनी बहन सुमन के साथ विधवा आश्रम में रहने लगती है। इधर म्यूनिसिपैलिटी में पद्मसिंह प्रस्ताव रखते हैं कि वेश्याओं को शहर से बाहर रखा जाए। इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रियावादी सदस्य कड़ा एतराज करते हैं और इसे सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। बात यहाँ तक बिगड़ जाती है कि सुमन को विधवा आश्रम में रखने पर भी राजनीति होने लगती है और अखबारों में इस पर खबरें छपती है। सुमन दुखी होकर अपनी बहन को लेकर आश्रम छोड़ देती है। नदी पार करने के क्रम में सुमन और शांता की भेंट सदन से होती है। सदन शांता को पत्नी के रूप में स्वीकार कर नदी तट की झोपड़ी में रहने लगता है। सुमन भी इनके साथ ही रहने लग जाती है। यहाँ मल्लाह लोग एक वैश्या यानी सुमन को रखने पर एतराज करते हैं। तब शांता एक बेटे को जन्म देती है। तब सदन के माता पिता वहाँ आते हैं तो सुमन झोपड़ी छोड़ देती है। सुमन को आगे रास्ते में एक साधु मिलते हैं। उसे मालूम न था कि वह साधु गजाधर ही है। गजाधर गजानंद बनकर पद्म सिंह की सहायता से एक आश्रम बनाकर निराश्रित युवतियों का संरक्षण करने लगते हैं। सुमन इस सेवा सदन आश्रम से जुड़ जाती है। अब यहाँ ऐसी 50 युवतियाँ हो जाती हैं जो सिलाई बुनाई इत्यादि कलाओं से अपना जीवन यापन कर रही हैं। एक दिन सुभद्रा इस सेवा सदन में आती है और वह सुमन की कार्य कुशलता को देखकर चकित हो जाती है। सुमन सेवा कार्य में अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन को पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी और यह मैंने पूरी कहानी का रीडिंग किया है। इसमें मैंने विशेष समझाने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि यह बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया उपन्यास है, जिससे आप आसानी से इस कहानी को समझ सकते हैं, ताकि इससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए